हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो एंड नॉलेज एकेडमी। इस वीडियो लेक्चर में हम ओशियन करंट्स के बारे में जानेंगे। देखेंगे कौन कौन सी ओशियन करंट्स हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। थोड़ा सा बेसिक समझेंगे इसमें। वैसे तो ये मेंस का टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर मेंस में क्या क्या पूछेगा वो आपसे। मेंस में पूछता है कि इसका कैसे, इसका कॉजेज़ क्या है, फैक्टर्स क्या क्या है इसके लिए, है ना। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण आपका ओशियन करंट्स होता है, ठीक है। दूसरा वो आपसे पूछता है कि भाई इसका इफ़ेक्ट बताओ, ठीक है, कि इसके कारण क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं ओशियन करंट्स के कारण, ठीक है। तो उसके कारण आपका बहुत तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं मेंस में। लेकिन ये वाला लेक्चर हम प्री तक कन्फाइन करेंगे। इसमें मैं आपको फैक्टर्स बस ऊपर से एक बार बता दूंगा। इसका जो डिटेल डिस्कशन होगा जब वो मेंस में हम आएंगे, मेंस की जब सीरीज चालू करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनता है। एक तो टाइप्स पूछता है आपसे कि क्या वो वार्म है ना, या वो कोल्ड है, यही पूछेगा। और दूसरा आपसे पूछता है लोकेशन। प्रीलिम में यही पूछता है ना, प्रीलिम्स में यही है। प्री के लिए आपको क्या याद रखना है, टाइप्स, क्या वो वार्म ओशियन करंट है या कोल्ड ओशियन करंट है। मेंस में वो आपसे क्या पूछेगा, मेंस में पूछेगा फैक्टर्स, उसका इफेक्ट, है ना। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं काहे के लिए, ओशन करेंट्स के लिए, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण मतलब, या फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कौन क्या क्या उसका इफेक्ट है ना, कि भाई उसका क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। दूसरा यहाँ पे प्री में आपको बता दिया मैंने, प्री में पूछता है वार्म कोल्ड है या फिर उसका लोकेशन, कौन सी लोकेशन में वो इतना ही पूछता है कि भाई ओशियन का नाम बताओ, किस ओशियन में ये मिलती है ना। जैसे आपसे बोल देगा क्यूरोशिया कहाँ पे मिलेगी, क्यूरोशिया वार्म है कि कोल्ड है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछते हैं। बस ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इसमें आपको समझ होनी चाहिए। यहाँ पे लास्ट में मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे एक सेकंड, एक स्लाइड ले लेता हूँ। इसमें देखो, यहाँ पे 3 वर्ड हैं आपके पास, ठीक है। क्या क्या, जिसको हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं हम गल्फ बोल रहा हूँ, ड्रिफ्ट। एक है आपका करंट और एक है स्ट्रीम, ठीक है। ये 3 वर्ड हैं। अब क्या होता है, मान लो ये वाटर है ना, ये सरफेस वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, वाटर। अब मान लो ये वाटर क्या होगा, ये विंड है ना, ये विंड है, ये विंड है ऊपर और ये नीचे वाटर था। विंड के इन्फ्लुएंस में ये वाटर क्या करेगा, फॉरवर्ड मूव करना चालू कर देगा, है ना। तो जब भी कोई भी सरफेस वाटर का फॉरवर्ड मूवमेंट होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विंड, उसको हम क्या बोल देते हैं, ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट क्या है, फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ सरफेस वाटर, सरफेस वाटर, ठीक है ना। सरफेस वाटर, उसको क्या बोल देते हैं हम, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विंड, प्रिवेलिंग विंड, इसको क्या बोल देते हैं हम, ड्रिफ्ट। ये हो जाता है हमारा ड्रिफ्ट, ठीक है। अब क्या होता है, ओशन करंट्स किसको बोलते हैं, ओशन करंट्स बस मूवमेंट ऑफ वाटर जो होगा, देखो ये मूवमेंट ऑफ वाटर ये किसी भी कारण से हो सकता है ना, ये मूवमेंट ये आपका विंड के कारण भी हो सकता है, अदर रीजंस भी हो सकते हैं इसमें, अदर हो सकता है, विंड के कारण हो सकता है। और इसका जो ये तो कहीं भी मूव होता है ना, इसका कोई डेफिनेट, ये ड्रिफ्ट का ना कोई डेफिनेट पाथ नहीं होता है ना, नो डेफिनेट डायरेक्शन, इसमें कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होती, कहीं भी जा सकता है। लेकिन करंट में क्या होगा, एक तो विंड के कारण भी वो मूवमेंट हो सकता है उसका, दूसरा अदर कारण भी हो सकते हैं, और ये एक डेफिनेट पाथ पर चलता है ना, एक डेफिनेट पाथ पर। प्लस इसकी स्पीड जो होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी, वेलोसिटी जो होगी वो ज़्यादा होती है ड्रिफ्ट से। तो बस दोनों में क्या फ़र्क है, समझ में आ गया कि भाई ड्रिफ्ट एक डेफिनेट पाथ नहीं फॉलो करता है, एक फिक्स डायरेक्शन पे नहीं मूव करता है, बस फॉरवर्ड कहीं भी वो जहाँ विंड जाएगी उस हिसाब से वो मूवमेंट हो जाएगा उसका, ठीक है। करंट में क्या होगा, करंट में क्या है कि उसमें वो क्या होगा, एक डेफिनेट पाथ फॉलो करता है ना, एक पूरा डेफिनेट डायरेक्शन फॉलो कर रहा है, पाथ बोल लो, डायरेक्शन बोल लो, है ना। और उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होती है ड्रिफ्ट से। फिर स्ट्रीम क्या है, स्ट्रीम इवन इससे भी ज़्यादा स्पीड में, मतलब वो एक तरीके की क्या है, स्ट्रीम एक तरीके की करंट है, करंट विथ हाई स्पीड, विथ वेरी हाई स्पीड या वेलोसिटी, बहुत हाई वेलोसिटी से जो चलती हैं करंट्स, उनको क्या बोल देते हैं हम, स्ट्रीम बोल देते हैं। समझा क्या। तो बस यही है फ़र्क इन तीनों में, क्या कि भाई ड्रिफ्ट
का मतलब फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर को सिंपली ड्रिफ्ट बोल देते हैं। एक डेफिनेट पाथ में जब ये चलने लगेगा तो करंट बोल देते हैं, और बहुत स्पीड से जब कोई चीज़ मूव करती है उसको क्या बोल देते हैं, स्ट्रीम। अब ये तीनों क्या है, अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं ये ओशन करंट क्या होती हैं, ओशन करंट है ना, सिंपली अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ओशन करंट को एक लाइन में बताओ तो आप क्या बोलोगे? ओशन करंट क्या है, बस आप बता देना। ओशन करंट एक तरीके की नदी में, जैसे ये रिवर है ना, ये रिवर है, रिवर में फ्लो हो रहा है पानी, वैसे समुद्र के अंदर है ना, समुद्र के अंदर मान लो ये समुद्र है, इसके नीचे, उसके अंदर जब एक स्ट्रीम ऑफ वाटर है ना, स्ट्रीम ऑफ वाटर बहुत ही हाई वॉल्यूम का वाटर नदी की तरह समुद्र में ही बहने लगे, उसको हम क्या बोल देते हैं, ओशन करंट्स बोल देते हैं। ठीक है ना, तो क्या है ओशन करंट, समझ में आ गया ना। तो ओशन करंट क्या है, ओशन करंट एक तरीके का रिवर है जो कि ओशन में फ्लो हो रही है। मतलब ये क्या है, ये एक तरीके का लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एक डेफिनेट पाथ और एक डेफिनेट डायरेक्शन में जब फ्लो होता है समुद्र के अंदर ही, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं हम करंट्स। समझा क्या? जैसे ये बताया ना मैंने आपको, ये क्या है, ये इसके नीचे आपका, वापस से देखो इसको, यहाँ पे ये है आपका वाटर है ना, ये ओशन का सरफेस है, ओशन का सरफेस। अब देखो ये एक डेफिनेट पाथ पर यहाँ पे एक नदी बहने लगी समुद्र के नीचे ही, है ना, ये सरफेस लेवल पर है, फिर ये नीचे जा करके टर्न हो गई, ये डीप लेवल पे आ गई, है ना। तो दो तरीके की ओशन करंट होती है, सरफेस वाली ओशन करंट होती है, डीप वाली भी होती है ना। तो यहाँ पे ये ओशन करंट्स, और जबकि ड्रिफ्ट होगी वो हमेशा सरफेस पे ही होगी, करंट्स तो यहाँ पे आपका नीचे भी आ रही हैं, इसीलिए बोला था ना विंड का इन्फ्लुएंस तो यहीं तक रहेगा। बाकी ये चीज़ें क्या है, ये विंड के कारण नहीं, ये डेंसिटी के लिए कारण होती है ना, डेंसिटी, सैलिनिटी, इन सब का रूल रहता है यहाँ। ठीक है, तो ये समझ लो एक रिवर है ना, समुद्र के अंदर ही एक तरीके का ये बहुत ही लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर है, इसको रिवर भी बोल सकते हो या फिर लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर जो होता है वो फ्लो होने लगे, है ना, वो फ्लो होने लगे समुद्र के अंदर ही, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, करंट्स होते हैं। तो सिंपली बोलूं, ओशन करंट्स आर लाइक रिवर फ्लो इन ओशंस, ये भी बोल सकते हो। दूसरी लैंग्वेज में आप ये भी बोल सकते हो, दे रिप्रेजेंट अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर इन डेफिनेट पाथ एंड डायरेक्शंस, है ना। तो ये बात आप याद रख लेना। अब एक चीज़ और ध्यान में रखो कि यहाँ पर ना कौन कौन से फैक्टर्स कौन कौन से इसको इन्फ्लुएंस करते हैं ना, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। इसको मैं बोल सकता हूँ आपका प्राइमरी फैक्टर है, प्राइमरी फैक्टर, और दूसरा होता है सेकेंडरी फैक्टर, है ना। प्राइमरी में अगर मैं बात करूँ तो भाई टेम्परेचर के कारण होता है, जैसे सोलार एनर्जी बोल सकते हो आप, सोलार एनर्जी के कारण होता है, विंड के कारण हो सकता है, ग्रेविटी भी इसमें प्ले करती है रोल, और दूसरा कोरियोलिस फोर्स, है ना, कोरियोलिस फोर्स। इनके कारण क्या होता है, ओशन करंट्स जनरेट होती हैं। समझा क्या? सेकेंडरी में क्या बोलता हूं मैं आपको, टेम्परेचर डिफरेंस हो सकता है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है, और दूसरा होता है सैलिनिटी डिफरेंस के कारण, है ना। लेकिन ये दोनों ही अल्टीमेटली किस चीज़ को जन्म देती हैं, डेंसिटी के देती हैं, है ना। तो प्राइमरी फैक्टर याद रख लेना, प्राइमरी फैक्टर सोलर। अब जैसे मैं आपको एक दिमाग से बताता हूँ, आप बाकी की चीज़ समझ लेना। विंड वाला आपको समझ में आ गया, जहाँ विंड ट्रैवल करेगी वहाँ पे वो क्या करती हैं, वो आपका उस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा पानी का। दूसरा क्या बोल रहा हूँ, जैसे मान लो ये पानी है ना, एक जगह मैं हीट ज़्यादा दे रहा हूँ, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो सीधी बात है इसका यहाँ का पानी गर्म होगा। गर्म पानी क्या होता है, एक्सपांड होता है ना, तो पानी का लेवल बढ़ जाता है इसका, आप करके देख लेना ये चीज़। और यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो इसका पानी यहाँ तक हो गया। तो अब देखो ये दो, यहाँ पे पाइलअप हो गया, यहाँ से ग्रेडियंट बन रहा है, हाँ ग्रेडियंट बन रहा है। जब ग्रेडियंट बन रहा है तो सीधी बात है इस तरफ पानी का मूवमेंट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इस चीज़ को बोलते हैं हम थर्मल एक्सपांसन। समझा गया? ये जो कहलाती है इसको क्या बोलते हैं हम, थर्मल एक्सपांसन, थर्मल एक्सपांसन। ठीक है, तो थर्मल एक्सपांसन मतलब ये जो देखो टेम्परेचर डिफरेंस था कि नहीं था, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा था, यहाँ पे टेम्परेचर कम है। सैलिनिटी में भी यही होता है, सैलिनिटी जहाँ पे होगी, देखो ऐसे समझो, सैलिनिटी से कैसे होता है ये, सैलिनिटी ज़्यादा है मतलब डेंसिटी ज़्यादा है ना, सैलिनिटी ज़्यादा मतलब डेंसिटी ज़्यादा, डेंसिटी ज़्यादा मतलब क्या होता है, डेंस वाटर। अब देखो ये लो, ये डेंसिटी इसकी ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है ना, इसकी डेंसिटी कम है। जब इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो सीधी बात है डेंसिटी वाला पानी सिंक होता है ना, डेंसिटी वाला पानी सिंक होता है जिसमें ज़्यादा डेंसिटी, और जिसमें कम डेंसिटी होता है वो वाला पानी थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ेगा, है ना। इसका सिंक हो गया मतलब यहाँ तक आ गया पानी, है ना, तो यहाँ तक पानी हो गया, तो अब ये वाटर यहाँ से यहाँ फ्लो होगा कि नहीं होगा, तो ऐसा ही होता है। समझा क्या? डेंसिटी, तो डेंसिटी से भी ये चीज़ होती है,
ठीक है ना, डेंसिटी से भी इन्फ्लुएंस हो जाती है। डेंस वाटर सिंक हो जाता है, सिंक वाटर मतलब उसका क्या होता है, कम हो गया एरिया, कम हो गया मतलब क्या होगा वो, अब जैसे ये कम भी हो रहा है तो देखो मूवमेंट हो रहा है ना, ये वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है एक तरफ वाटर का, और यहाँ से क्या होगा, ये देखो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है, समझा क्या। तो ऐसे करके ये डेंसिटी भी रोल प्ले करती है। तो कुल मिला के डेंसिटी है, ग्रेविटी मॉडिफाई करती है, कॉरियलिस फोर्स भी मॉडिफाई करती है, टेम्परेचर डिफरेंस, सैलिनिटी, सैलिनिटी के कारण डेंसिटी, डेंसिटी के कारण आपको पता है कि मूवमेंट होगा वाटर। तो कुल मिला के ऐसे करके आपका ये जो मूवमेंट होता है वाटर का वो होता है। तो फैक्टर्स से आप इसको डिटेल में आपको सेपरेट क्लासेस में बताऊंगा, प्री का लेक्चर है तो थोड़ा बहुत आइडिया हो तो आपका काम हो गया, ठीक है। बाकी इसको अभी डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और होती है जिसको हम बोलते हैं वार्म करेंट्स और कोल्ड करेंट्स। ये क्या होती हैं, वार्म और कोल्ड करेंट्स। कोल्ड करेंट्स समझो, ये इक्वेटर रीजन है, ये पोल रीजन है। पोल रीजन से कोई चीज़ नीचे आएगी, इक्वेटर से कोई चीज़ ऊपर जाएगी, तो वो करंट जो इक्वेटर से पोल की तरफ जाती है उसको बोलते हैं वार्म करंट्स। क्यों, क्योंकि इसका टेम्परेचर अगर आप देखोगे, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है ना, ये आसपास का टेम्परेचर है। यहाँ पे T1 लो, इसका T2 लो, तो T2 का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, T1 का टेम्परेचर कम होगा, इसलिए क्या होता है इसको वार्म बोल देते हैं। वैसे मैं बात करूँ पोल से जो आ रही हैं, तो इस तरफ जो पानी होगा, इस तरफ जो पानी होगा, इसका टेम्परेचर T1 ले लो, इसका T2 ले लो, तो T2 का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, टेम्परेचर इसका कम होगा और इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो सीधी बात है ये कम है ना, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया हमने, कोल्ड करंट। तो कोल्ड करंट मतलब वो करंट्स जो पोल से इक्वेटर की तरफ चलती हैं। वार्म करंट्स का मतलब वो जो इक्वेटर से पोल की तरफ चलती हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका टेम्परेचर देखा जाता है, इसका टेम्परेचर अपने सराउंडिंग के टेम्परेचर से कैसा है, इसको क्या बोल देते हैं हम, इसी के आधार पर हम कोल्ड और वार्म करंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया एक होता है सरफेस करंट और दूसरा होता है डीप करंट, है ना। हम जो पढ़ते हैं प्रीलिम्स वगैरह में जो पूछता है वो सरफेस करंट ही पूछता है, ये डीप करंट्स वगैरह ये हम पढ़ते नहीं, समझा क्या। ये जो है सिर्फ 10% एरिया को कवर करता है पूरे समुद्र का, बाकी का 90% इसको कवर करता है। इसके लिए प्राइमरी फोर्सेस जो है, प्राइमरी चीज़ जो रेस्पॉन्सिबल होती है ना, प्राइमरी फैक्टर वो क्या है आपका, विंड के कारण, मेजॉरिटी ये विंड के कारण होता है ना, विंड के कारण। और ये मेजॉरिटी कैसा होता है, ये वाला डीप वाला वो डेंसिटी के कारण होता है ना, डेंसिटी के कारण होता है, ठीक है। तो ये डेंसिटी डिफरेंस के कारण होता है, ये वाला मेन विंड के कारण और टेम्परेचर के कारण होता है, समझ में, इनके कारण होता है, ठीक है। तो ये याद रख लेना, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम, अब समझ में आ गया होगा कि वार्म और कोल्ड क्या होता है, सरफेस क्या है, डीप क्या है। हम जो पढ़ते हैं ये पूरा मैप देख रहे हैं, ये क्या है, ये पूरा सरफेस है ना, ये क्या है आपका सरफेस। तो ये देखो ये पूरे ग्लोब में ये कुछ ओशंस है ना, उनके कुछ नाम हैं, वो आपसे सीधा सीधा ये पूछता है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है ना, और इसका वो क्या है, मतलब आप जगह का नाम पूछ लेगा। तो वही चीज़ हम देखते हैं इसमें, ठीक, कि क्या, तो 1 बाई 1 करके 1 बाई ओशन उठाएंगे और उसमें कोल्ड देखेंगे और वार्म देखेंगे, बस इसमें रट्टा मारना है और कुछ नहीं। लोकेशन आप देखते चलना, इसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी याद होगा, नहीं तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं समझाने का, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे, इसी पे देखते हैं, तो देखो अब एक चीज़ समझना, जो वार्म वाली है ना, वार्म ओशन करंट्स, वो जनरली कहाँ देखने को मिलती है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, ईस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। किसी भी कॉन्टिनेंट में ईस्टर्न पार्ट में देखना वार्म आपको कैसी मिलेगी, वार्म मिलेगी। जैसे ये देखो, ये देखो गल्फ, ये देखो, ये देखो, ये देखो, समझा क्या। और वेस्टर्न में हमेशा कौन सी देखने को मिलती है, वेस्टर्न में जनरली कौन सी देखने को मिलेगी, कोल्ड। हर केस में नहीं होगा, बता रहा हूँ आपको, जनरली है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा है। वेस्टर्न में देखो आप, ये देखो कोल्ड है, कैलिफोर्नियन करंट, पेरुवियन करंट, वेंगुएला करंट, कैनरीज करंट। लेकिन यहाँ पे देखो इस वाले केस में क्या है, यूरोप के वेस्टर्न में आपका कोल्ड नहीं है, वार्म है ना। नॉर्वेजियन देख लो आप, है ना, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट देख लो आप, है ना, ठीक है। यहाँ पे भी देखो आपको वेस्टर्न में अलास्का ये वार्म है, जबकि कोल्ड होना चाहिए था। तो जो ये वाला टेम्परेट वाला रीजन है ना, ये वाला टेम्परेट वाला रीजन, मिड लैटिट्यूड वाला, हाई लैटिट्यूड बोल लो इसको, मिड ना बोल करके हाई बोलेंगे, हाई लैटिट्यूड वाला जो एरिया है, हाई लैटिट्यूड एरिया के कॉन्टिनेंट में वेस्टर्न में क्या होना चाहिए था आपका, वेस्टर्न में आपका कोल्ड होना चाहिए था, बट हाई लैटिट्यूड के वेस्टर्न में कैसा है, वार्म है। ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्या बोल रहा हूँ ध्यान रखो, क्या ट्रेंड क्या है, वो जो कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कॉन्टिनेंट, कोई भी कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन में आपको कोल्ड करंट देखने को मिलेगा। इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द डेजर्ट जो आपको देखने को मिलेंगे वो पूरे वेस्ट में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे डेजर्ट है, यहाँ पे डेजर्ट है, इस पूरे एरिया में डेजर्ट है
है ना, इस पूरे एरिया में डेजर्ट है, ऑस्ट्रेलिया में इधर पूरे डेजर्ट है, ये देखो ये भी वेस्ट है। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन में याद रखो कोल्ड होती है जनरली, है ना, एमसीक्यू कैसे भी करके फंसाएगा तो आप फंसना नहीं अगर ये 3-4 चीज़ें आपको पता है। ईस्टर्न मार्जिन में कैसी होती है, वार्म होती है, लेकिन जो हाई लैटिट्यूड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसमें वेस्टर्न मार्जिन में कोल्ड होनी चाहिए बट वार्म होती है ना। और वहीं पर ईस्ट में कैसी होनी चाहिए था आपका, ईस्ट में आपका होनी चाहिए थे वार्म बट यहाँ पे कोल्ड है। ये देखो लेब्राडोर है ना, ये ग्रीनलैंड देखो आप, ठीक है, ये लेब्राडोर है, ठीक है, और यहाँ पे ईस्ट में देखो क्या है, ओयासियो है। समझना क्या? तो बस इतना चीज़ें ध्यान में रखो, आपका ओशन करंट का कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला देखना, ये है आपका, यहाँ पे ले रहे हो आप अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन में है ना, अटलांटिक ओशन में देखो इक्वेटर के पास से जो भी निकलेगी, ऐसे समझो, ऐसे समझो इसको, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है। हमेशा इक्वेटर के जस्ट ऊपर इक्वेटोरियल करंट होगी जो हमेशा इस तरफ ट्रेवल करती है, ईस्ट की तरफ, है ना। क्यों करती है ईस्ट की तरफ? क्योंकि ये ईस्टर्ली विंड्स है, याद करो ईस्टर्ली विंड्स होती हैं, तो ये वाटर को इस तरफ अपनी ड्रैग करते हैं। समझ में गया? तो ये इक्वेटोरियल है। ऊपर वाले को हम नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बोल देते हैं, नीचे वाली को हम साउथ इक्वेटोरियल करंट बोल देंगे। ये सब में मिलेगी, चाहे आप अटलांटिक लो, चाहे आप इंडियन ओशन लो, चाहे आप पैसिफिक लो, है ना, सब में कॉमन है। अब जैसे मान लो यहाँ पे कोई कॉन्टिनेंट है ना, जैसे मान लो ये कॉन्टिनेंट, ठीक है, तो बस ये विंड जब ये वाला करंट यहाँ से टकराएगा तो सीधी बात है इधर आ जाएगा, और ये इधर जाएगा, ये इधर, और कॉन्टिनेंट ऐसा है तो फिर ये पानी इधर जा करके ऐसे मुड़ जाएगी। समझ में गया? तो ये नॉर्थ चली जाएगी, ये साउथ चली जाएगी। समझ में गया? तो बस यही है करंट कैसे बनती है, फिर इसके बाद ये कहाँ जाती है, इस पर कॉन्टिनेंट का शेप डिटरमाइन करता है, ग्रेविटी डिटरमाइन करती है, कोरियोलिस फोर्स डिटरमाइन करता है, यही होता है, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो आपसे सीधा पूछेगा कि ये जैसे ये ब्लू कलर में जो बना है ना, ये कैसे हैं, ये कोल्ड वाले हैं। तो सीधी बात है, अगर आपसे पूछेगा नॉर्थ अटलांटिक ओशन में कैनरी करंट है कि नहीं है, ऐसे मतलब सिंपली पूछ लिया कैनरी करंट कहाँ है तो याद रख लेना नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है और कैसी है, कोल्ड है। वैसे ही साउथ में क्या है, बेंगुएला करंट है, इसको बेंगुएला करंट है, ये आपका कहाँ मिलेगी, आपका साउथ अटलांटिक ओशन में, है ना। तो नॉर्थ अटलांटिक की एक ठंडी देख ली, एक साउथ की देख ली, इसके अलावा और भी ठंडी देख लो। यहाँ पे ये लिखा है आपका ईस्टर्न ग्रीनलैंड करंट, ये भी कोल्ड है, कहाँ है, नॉर्थ अटलांटिक में। लेब्राडोर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेब्राडोर कहाँ है, कोल्ड है, ये भी कहाँ से आती है, पोल से आती है, कनाडा के पास आपको देखने को मिलेगी। तो नॉर्थ अटलांटिक की कैनरीज याद रखो, यहाँ पे बेंगुला याद रखो अफ्रीका के पास। इसके बगल में कौन सा डेजर्ट है आप बताना, नामीबिया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, नामीबिया में नामीब डेजर्ट है, वहाँ पे आपका देखने को मिलता है, ठीक है, नामीब डेजर्ट। तो याद रख लेना नामीब डेजर्ट है। और क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, ग्रीनलैंड, लेब्राडोर और कैनरीज और बेंगुएला, ठीक है। वहीं पे अगर मैं वार्म की बात करूं तो इक्वेटोरियल, ये देखो ये साउथ इक्वेटोरियल लिखा है, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल लिखा है, ये गल्फ स्ट्रीम हो गया आपका, ठीक है, ये गल्फ स्ट्रीम हो गया, और ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये सब क्या है आपके, वार्म है, ठीक है। ये बात याद रख लेना, ठीक है। तो ये लिखा है नॉर्थ इक्वेटोरियल, ये है गल्फ स्ट्रीम, ये है नॉर्थ अटलांटिक, है ना, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी बोलते हैं इसको, और करंट भी बोलते हैं, ठीक है, नॉर्थ। अब इसके बीच में देखो ये चार मिलकर के एक गायर बनाते हैं, इसको बोलते हैं गायर। गायर मतलब क्या है, एक स्पाइरल मूवमेंट होता है वाटर का। देखो ये वाला वाटर, इसके बीच का वाटर, ये चारों करंट्स के बीच में फंस जाता है, तो ये एक रोटेटरी, ये पूरा एक वॉर्टेक्स टाइप का बनता है ना। ये पानी है, इसको बोलते हैं, यहाँ पे जो नॉर्थ अटलांटिक में जो यहाँ पे बनता है ना, यहाँ पे देखो ये जो गायर बनेगा, ये वाला, यहाँ पे ये जो सर्कल बन रहा है ना, ये वाला सर्कल, इसको बोलते हैं हम सरगासो सी, ठीक है, इसको बोलते हैं सरगासो सी, ठीक है। इसका नाम वहाँ की ग्रास पे पड़ा है। इधर का जो इसके बीच का जो यहाँ अंदर जो वाटर बच जाता है, वो आसपास के वाटर से क्या होता है, कांटेक्ट में नहीं होता, इसलिए इस यहाँ का वाटर और इसके बाहर का वाटर दोनों क्या होते हैं, अलग ही प्रॉपर्टी शो करते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक सेकेंड बता दे रहा हूँ, मिटा करके इसको, एक सेकेंड। हाँ देखो ये पूरा ये चार एक सर्कल बन गया, इसके बीच में यहाँ पे होगा सरगासो सी। अब आउटसाइड वाटर से इसका कांटेक्ट नहीं हो पाता क्योंकि करंट्स है चारों तरफ,
और यहाँ पे एक विशेष तरीके की घास मिलती है जिसको सरगासो ग्रास भी बोलते हैं, इसलिए इसका नाम सरगासो सी हो गया। ठीक है, अलग ही प्रॉपर्टी शो करता है बाहर वालों से। ठीक है, ये एक तरीके का गायर बन गया, समझ में आ रहा है। ऐसे यहाँ पे भी एक गायर बन जाता है, इनका कुछ स्पेसिफिक नाम तो नहीं है, साउथ अटलांटिक गायर बोल दो उसको, लेकिन इसका स्पेसिफिक सरगासो सी कहाँ मिलता है तो याद रख लेना, नॉर्थ अटलांटिक गायर में जो सी बनता है उसको हम क्या बोल देते हैं, सरगासो सी। ठीक, तो ये हो गया अपना नॉर्थ वाला। साउथ में आ जाओ, वेनेजुएला बता दिया मैंने आपको, साउथ अटलांटिक होगा। और ब्राजीलियन करंट, ब्राजील के पास से ये साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, ये ब्राजील है, ब्राजीलियन करंट, और ये साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, यहाँ पे आ जाओ एक बार, यहाँ पे मिटा ले रहा हूं मैं, देखो एक बार यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ये ब्राजीलियन, ये कैसा है, वार्म है ना। अब देखो यहाँ से ना, यहाँ से अंटार्कटिक वाली भी कुछ करेंट्स आएंगी, मैंने बताया ना नीचे जो आएंगी वो सब ठंडी होंगी। ठीक है, और ये यहाँ पे आकर के बेंगुला बनाती है, ये बेंगुला भी कैसी है आपकी, कोल्ड है। और बाकी ये तो पता है आपको, साउथ इक्वेटोरियल करंट हो जाएगा इधर पे। तो ब्राज़ील याद रखो कैसा है, ये वार्म है, बेंगुला कैसा है, कोल्ड है। और ये तो सब आपको हमेशा इक्वेटोरियल जहाँ भी लिखा होगा उसमें वार्म ही मारना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉर्थ अटलांटिक वाला, मतलब पूरा अटलांटिक वाला। ठीक है, तो अटलांटिक वाला हम लोगों ने देख लिया, हाँ अटलांटिक वाला हम लोगों ने देख लिया। ये देखो ये साउथ अमेरिका था, ये है आपका साउथ अमेरिका, है ना। और ये है ब्राज़ील उसके ईस्ट में, और ये अफ्रीका था, अफ्रीका के वेस्ट में बेंगुला। तो ये है आपका साउथ अमेरिका, ईस्ट में ब्राज़ील, वेस्ट में बेंगुएला, ऊपर इक्वेटर के पास इक्वेटोरियल, नीचे साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और समझो, यहाँ पे आ जाओ आप, पैसिफिक में आ जाते हैं ना, पैसिफिक में आ जाओ। पैसिफिक में देखो, पैसिफिक में ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका एशिया, है ना। यहाँ पे जापान है, ये देखो जापान, यहाँ से ऊपर से जो करंट आती है उसको बोलते हैं ओयाशियो। इक्वेटर के पास से ये नॉर्थ इक्वेटोरियल है, आगे जा करके ये बनती है काहे में, क्यूरोशियो में। तो ये क्यूरोशियो और ये ओयाशियो, कंफ्यूज मत होना, ओया से याद रख लो ओरियो, ओरियो शेक मतलब कोल्ड होता है ना, तो कोल्ड। और यहाँ पे क्यूरो कैसा है, वार्म है। बस अगर ओरियो याद है आपको तो क्यूरो तो वैसे भी आप नहीं मारोगे फिर कोल्ड में, तो क्यूरोशियो वार्म मार दो, ओयाशियो कोल्ड मार दो। ठीक है, और फिर ये नॉर्थ, जैसे यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट थी वैसे यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट हो जाएगी, है ना। ये ईस्ट की तरफ बढ़ जाएगी, है ना, ये आएगी, देखो ये नॉर्थ पैसिफिक यहाँ पे आएगी, तो एक अलास्का की तरफ जाएगी, गर्म ही रहेगी वो, ये गर्म ही है ना, नॉर्थ पैसिफिक वाली, ये वार्म ही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ये कैलिफोर्नियन याद रख लेना, ये कैलिफोर्नियन कहाँ है, कैलिफोर्निया तो आपको पता होगा वेस्टर्न साइड में है, तो वहाँ से आप लगा लोगे, लेकिन ये क्या याद रखना है, कोल्ड है। बस देखो लोकेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, और आपको बता दे रहा हूँ वार्म है कि कोल्ड है, सिर्फ यही पूछता है ना वो, इससे अलावा जो कंसेप्ट वाले मेंस में आते हैं वो चीज़ें। ठीक, तो ये हो गया वार्म, ये हो गया आपका ओरियो हो गया, कोल्ड हो गया यहाँ से। अब आ जाओ साउथ वाले में, साउथ वाले में देखो यहाँ से तो कुछ नहीं है, कोल्ड तो आएगी नहीं इधर पे, तो कोल्ड वाली यहाँ से पीछे आ जाएगी, तो वो इंडियन ओशन में देखेंगे उसको, ये वाला। लेकिन ईस्ट में ये वाली जो आ रही थी इक्वेटर से, वो नीचे जाएगी, तो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट बस यहीं तक है। अगर वेस्ट की बात करें तो यहाँ पे याद रखो नीचे से आ रही है, नीचे से आ रही है, और ये कोल्ड करंट में कन्वर्ट होती है, जिसको बोलते हैं पेरुवियन करंट, इसको हमबोल्ट करंट भी बोलते हैं ना, हमबोल्ट करंट या फिर पेरुवियन करंट। ये ऊपर जाएगी और ये फिर वापस आपको पता है साउथ इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, तो बस इसमें याद रखो पेरुवियन और हमबोल्ट पूछेगा आपसे, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट। देखो कोल्ड जितने हैं वो तो सब याद कर लो, बाकी हॉट वाले आपको, वार्म वाले वैसे भी पता चल जाएंगे। अब आ जाओ इंडियन ओशियन में, इंडियन ओशियन में ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में है, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, तो वो आप बता दो कि हाँ वेस्ट वाली ये है। ठीक है, उसके अलावा इक्वेटोरियल काउंटर, और ये इक्वेटोरियल है तो आपको पता है नॉर्थ इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल, ये सब कैसी होगी। अब आ जाओ यहाँ पे, ये देखो ये है मेडागास्कर और ये है आपका अफ्रीका, इसके बीच से एक वार्म करंट निकलती है जिसको बोलते हैं अगुलास। ठीक है, तो ये अगुलास हो गई। साउथ की ये ब्लैक कलर की जो बनी है ना, ये जनरली यहाँ पे उतनी, यहाँ से जो आ रही है, जो भी आ रही है ये वाली, है ना, मोस्टली ये कैसी है, वार्म है, बट इनका कुछ नाम नहीं दिया, इसलिए आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहते। अगर नाम दिया होता कुछ तो आप उसमें वो लगाते, लेकिन अब यहाँ पे अंटार्कटिक लिखा है, अंटार्कटिका लिखा है, अंटार्कटिक, तो वैसे भी आप दिमाग लगा लोगे कि ये कैसी होंगी, कोल्ड होंगी, है ना। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लो, ये मैंने आपको बता दिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन याद रखो, पेरुवियन करंट, इसको हमबोल्ट भी बोलते हैं, याद रख लो। यहाँ पे याद रखो कैलिफोर्निया, ईस्ट में यहाँ पे अभी नहीं बना है, इसको यहाँ से आओगी ओयाशियो, इधर से जाएगी ये क्यूरोशियो लिखा ही है।
ठीक है। तो बाकी आप यहाँ से आप देख लोगे, 1 बाई 1 करके देख लेते हैं। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट तो आपको पता है ये है आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, यही आगे बहुत सारी ब्रांच में बढ़ जाती है ना। एक यहाँ पे जाएगी जिसको बोलते हैं हम ये वाली गल्फ स्ट्रीम, यहाँ पे बहुत तेज़ी से मूव करती है ना, ये गल्फ स्ट्रीम हो गई। फिर ये लिखिए देखो गल्फ स्ट्रीम, ये वही है, इसी का एक्सटेंशन है। और फिर आके जाकर थोड़ा सा स्पीड कम हो जाती है तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, इसी का ही एक वर्जन यहाँ पे आ जाता है कैनरी करंट। और यहाँ पे आपका बढ़ जाएगा, जिसको आगे बढ़ जाएगा नॉर्वे की तरफ तो नॉर्वे करंट। ऊपर से आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेब्राडोर करंट कोल्ड है। इरमिंजर करंट कैसी है, वार्म है, ये याद रखना, ये भी पूछ सकता है आपसे इरमिंजर, ठीक है ना। तो बस इसमें इतना ही चीज़ें याद रख लो, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ, साउथ इक्वेटोरियल करंट में मैंने आपको बता ही दिया, ये देखो ये आपका ये पैसिफिक का है, ठीक है ना, ये पैसिफिक एरिया है, आपको दिख रहा है ये पैसिफिक है। और ये पैसिफिक गायर बना लिया, ये देखो ये पैसिफिक गायर बना लिया, यहाँ भी साउथ में भी गायर मतलब समझ गया ना, चारों तरफ से ओशियन करंट का मूवमेंट होता है, बीच में जो एक फंस जाता है वाटर, उसको बोल देते हैं, ये पूरा इसको बोलेंगे हम गायर, ठीक है। साउथ इक्वेटोरियल बता दिया, इक्वेटोरियल काउंटर ये सब पता है आप। आर्कटिक सरकमपोलर क्या है, ये आर्कटिक सरकमपोलर ये एक तरीके का, ये देखो पूरा एक ओशन करंट है जो कि आपका वेस्ट से ईस्ट घूमकर है, ठीक है ना। ये ओशन करंट है जो कि वेस्ट से ईस्ट घूमता है। सरकमपोलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि पोल्स को ये क्या करती है, पोल्स के अराउंड घूमती है, ठीक है ना, ठीक है, ये बात याद रख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पैसिफिक ओशन के अंदर, पैसिफिक ओशन में ये चीज़ें आप याद रख लेना, ठीक है। ये सारे करंट आपको पता होने चाहिए ना। ओएससीओ पता है, आपको बता दिया कैसा है, ये क्या है आपका ओएससीओ कोल्ड है। कैलिफोर्नियन करंट अभी बताया मैंने आपको, ये देखो ये वाला कैलिफोर्नियन करंट, ये भी कोल्ड है। पेरुवियन बताया है ना, पेरुवियन या उसको हमबोल्ट भी बोलते हैं, वो भी कोल्ड है। और साउथ पैसिफिक करंट, ठीक है ना, साउथ पैसिफिक करंट ये जो लिखा हुआ है साउथ पैसिफिक, जो नीचे से आ रहा है अंटार्कटिका साइड से, वो कैसे होगा, वो भी कोल्ड होगा, ठीक ठीक। अब यहाँ पे देखो अलास्का हो गया, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट हो गया, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, क्यूरोशियो काउंटर, इक्वेटोरियल ये इक्वेटोरियल जहाँ भी लिखा है ये तो वार्म ही होगा। क्यूरोशियो आपको बता दिया वार्म है, बाकी ये सब मैंने आपको बता ही दिया। ये है मैप, यहाँ पे आप सारे करंट्स को देख सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ करंट्स इन दी अटलांटिक। अटलांटिक में कोल्ड बता दिया मैंने आपको, कैनरीज है, लेब्राडोर है, ठीक है, फॉकलैंड है, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट है। साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट यहाँ से आएगी, ये नॉर्थ, इसमें मैप में नहीं बना है, आप यहाँ से इसके नीचे जाओगे तो आपको दिख जाएगा साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक है, कोल्ड है। पेंगुएला करंट भी कैसा है, कोल्ड है। इसमें मैप पूरा कंप्लीट नहीं है इसलिए इसमें नहीं दिख रहा आप, ठीक है। यहाँ पे आप बाकी सबका मैंने आपको बता दिया कोल्ड है, मैप में एक बार अच्छे से इस चीज़ को देख लेना, ठीक है। अब आ जाओ इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन में दो याद रख लेना, वेस्ट वाला और सोमाली करंट। सोमाली करंट कैसी है, कोल्ड है, ठीक है ना। यहाँ पे सोमाली करंट दिखा नहीं है, ऐसे करके इसका डायरेक्शन देखने को मिलेगा आप, ठीक है। सोमाली करंट वेस्ट, बाकी अगुलास, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, इक्वेटोरियल जहाँ जहाँ लिखा है आपको समझ में आ जाएगा। अब मॉनसून ड्रिफ्ट भी होता है, क्या होता है, मॉनसून जब आता है ना, जब देखो यहाँ से अभी ये वाले डायग्राम में ऐसा बना है, मतलब ये वाला कौन सा, जब विंड ऐसे ब्लो हो रही है, इसलिए ये वाला देखो करंट का डायरेक्शन इधर है, ये देखो है ना। जब साउथ वेस्ट मानसून वाला जब होता है ना, तब ये वाला डायरेक्शन इस तरफ हो जाता है, इस तरफ, तब ये ऐसे फ्लो करती हैं, समझा गया, ऐसे, ठीक है। तो ये अपना जो ये है, मतलब ये जो डायरेक्शन है उसको चेंज करती रहती हैं। जब भी मानसून का विंड चेंज होगा, पैटर्न चेंज होगा, वैसे इनका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा ओशन करंट्स का, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना, ये पूरे ओशन करंट्स के नाम दिए हैं, देख लो, ठीक है, ठीक है। ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन, यहाँ से आ जाओगे ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन हो जाएगा, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट ये वाली, है ना। नीचे की जनरली जो होती हैं वो आपकी ठंडी होती है, लेकिन कभी मान लो कि भाई ये वाला, मान लो ये जैसे कि ये पोल वाला भी एरिया है, पोल वाला एरिया, तो आसपास का पानी तो ठंडा है ना, देखो आसपास का पानी ठंडा है, कोल्ड है। लेकिन क्या होता है, कुछ वाटर, जैसे यहाँ पे कुछ वाटर मूव कर रहा है, तो देखो इनमें वाटर मूव कर रहा है, अगर ओशन करंट मूव कर रहा है और ये वाला स्टिल वाटर है ना, तो क्या होता है, जब ये मूव करता है ना, तो इनके अंदर एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी के कारण पार्टिकल्स में मूवमेंट होते हैं। मूवमेंट के कारण क्या होता है, उनका टेम्परेचर जो होगा ना, टेम्परेचर क्या होता है, आसपास के पानी से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर, अब कोल्ड का मतलब ये नहीं है और वार्म का मतलब ये नहीं कि इक्वेटर से ही आएगी। वार्म मतलब ये होता है नियर बाई सराउंडिंग से उसका टेम्परेचर कैसा है, वार्म है कि कोल्ड है। अगर वार्म है तो उसको बोल देंगे वार्म करंट है, कोल्ड है तो उसको बोल देंगे कोल्ड करंट। अब जैसे मान लो ये वाला अगर वाटर है ना, ये वाला वाटर अगर मूव कर रहा है तो सीधी बात है, इसमें बहुत सारी एनर्जी आ जाती है, बहुत सारे पार्टिकल्स में टकराव होता है, फ्रिक्शन होता है।
आपस में, तो उसमें क्या होता है, हीट रिलीज होती है, तो ये आसपास के रीजन से हो सकता है इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो, इसलिए क्या होता है कई बार आपको वार्म वहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे हमने सरकम पोलर वाले में देखा था, सरकम पोलर वाले में आपने देखा ना, उसको रेड कलर से उसने बनाया हुआ है, यहाँ पे देखो, ये देखो थोड़ा ये रेड कलर से बनाया हुआ है, ठीक है। तो मतलब इसका टेम्परेचर क्या होगा, आसपास के नियर बाई रीजन से थोड़ा वार्म होगा, समझा गया ना, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये बात याद रख लेना, ठीक है। तो ये क्या है, द करेंट्स ड्यू टू लैक ऑफ लैंड मास, ये दस कीप्स वार्म ओशन वाटर्स अवे फ्रॉम अंटार्कटिका, ठीक है। तो ये एक सरकम पोलर, और ये भी बताना चाह रहा है कि बाहर का जो पानी है वो इस वाले रीजन में एंटर नहीं कर पाता, और इस कारण क्या होता है, थोड़ा सा जो बाहर से इक्वेटर साइड से जो वार्म वाटर बहुत ज़्यादा आता है वो इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये था हमारा ओशन करंट्स का लेक्चर, और इतने सारे लेक्चर हैं, मतलब इतने सारे आप जो ओशन करंट्स के नाम मैंने बताया आपको, वो सब आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस नाम याद रखना, वार्म है कि कोल्ड है, कहाँ पे लोकेटेड है, ये बात आप ध्यान में रखोगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।